डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म का फर्स्ट क्लास अपने स्टार्ट करते हैं। तो डिसोल्यूशन वर्ड का मतलब क्या होता है? खत्म करना। ठीक है। पार्टनरशिप फॉर्म क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है, एंड में आ रहा है। हम लोग का पहला टॉपिक आज जो रहेगा वो है मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। ठीक है। कि फॉर्म को अपने को डिसॉल्व करना है तो उसका क्या क्या मोड्स है, उसका क्या क्या तरीका है, वो अपने लिखेंगे, बिकॉज ये सब तुम लोग को कभी कभी क्वेश्चंस में पूछ लेता है, एमसीक्यूज में पूछ लेता है। तो लिखो सबसे पहला चीज, बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट। आराम आराम से लिखो, कोई हड़बड़ी नहीं है। बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट। इसके अंदर तुम लोग को क्या लिखना है? व्हेन ऑल पार्टनर्स, व्हेन ऑल पार्टनर्स अग्री, अग्री फॉर dissolution of firm, dissolution of firm, ब्रैकेट में लिखो वॉलेंटरी डिसोल्यूशन, वॉलेंटरी डिसोल्यूशन। तो म्यूचुअल अग्रीमेंट मतलब क्या है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? व्हेन ऑल पार्टनर्स अग्री फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। सारे पार्टनर्स क्या है, अपना कंसेंट के संग, एक दूसरे के कंसेंट के संग म्यूचुअली अग्री कर लिए कि हाँ भाई अब हम लोग को पार्टनरशिप फर्म क्या कर देना चाहिए, डिसॉल्व कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। तो ये एक तरीका है अपना, ये एक मोड हो गया फर्म का डिसोल्यूशन का। नंबर टू लिखो, कंपल्सरी डिसोल्यूशन, कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन के अंदर दो चीज है। पहला लिखो, व्हेन ऑल पार्टनर्स, व्हेन ऑल पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब हम लोग का फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा नहीं है ना, कंगाल हो गया हम लोग, सबका सब एक साथ बैंकरप्ट, वो वाला चीज। तो उस केस में इन लोगों को क्या करना पड़ेगा, इन लोग तो और बिजनेस कैरी आउट नहीं कर सकता, तो इन लोग के लिए बेटर होगा कि इन लोग को क्या कर देना चाहिए, अपना फर्म को खत्म कर देना चाहिए, मतलब डिसोल्यूशन कर देना चाहिए उसका। नंबर बी लिखूं, व्हेन बिजनेस ऑफ फर्म, व्हेन बिजनेस ऑफ फर्म बिकम्स अनलॉफुल, बिकम्स अनलॉफुल। मतलब इन लोग क्या है, कुछ गलत चीज में पड़ गया है। मान लो इन लोग बिजनेस बेस से वैसे ड्रग वाले लाइन में घुस गया, ये सब चीज उल्टा पुल्टा काम करने लग गया है जो कि इलीगल काम है। तो उस केस में भी इन लोग को क्या करना पड़ेगा, डिसॉल्व करना पड़ेगा अपना पार्टनरशिप फर्म को, है ना, क्योंकि हम लोग अनलॉफुल एक्टिविटीज तो परफॉर्म नहीं कर सकते, तो वही चीज है। नंबर थ्री लिखो, बाई, हाँ देखो, वो तो तुम बता नहीं रहे, वो एक अलग चीज है, बट हम लोग यहाँ पे एक्ट के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। एक्ट क्या बोलता है कि अगर अनलॉफुल काम में घुस गए तो आप लोग को कंपल्सरी डिसॉल्व कर देना चाहिए। समझ में आया? ये सब प्रोविजन है अपना बेसिकली जो अपने पढ़ रहे हैं, बाकी तो देखो करने वाला तो सभी कुछ कर रहा है, उसको तो अपने नहीं रोक सकते ना। बाई नोटिस, बाई नोटिस लिखो, इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, in case of partnership at will, firm may be dissolved by any partner, firm may be dissolved by any partner, by any partner giving notice, giving notice in writing, giving notice in writing to all other partners, to all other partners। तो यहाँ पे बाई नोटिस में क्या बोल रहा है, अगर मान लो पार्टनरशिप एट विल है तो यहाँ पे फॉर्म का डिसोल्यूशन किस तरीके से हो सकता है? कोई भी एक पार्टनर क्या करेगा, इन राइटिंग नोटिस दे देगा बाकी सारे पार्टनर्स को
वो बोल देगा कि भाई मेरे को तो यही समझ में आ रहा है कि अपने को फर्म का डिसोल्यूशन कर लेना चाहिए। तो ये भी अपना एक मेथड है जिस हिसाब से अपना फर्म का डिसोल्यूशन हो सकता है, वो एक अलग बात है। बट पार्टनरशिप एट विल में एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी एक पार्टनर को अगर लग रहा है कि अब हम लोग को डिसॉल्व करना ही बेटर रहेगा, तो वो इन राइटिंग सबको इन राइटिंग मतलब नोटिस दे सकते हैं। अगर सब जन एक्सेप्ट कर रहा है तो फॉर्म का डिसोल्यूशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और अगर मान लो लोग एक्सेप्ट नहीं करे तो वो मे भी क्विट कर लेगा, बाकी सारा रन करेगा अगर बिजनेस चला सकता है तो। नंबर 4 लिखो। ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट mentioned in the mentioned in the partnership deed, partnership deed लिखो। डेथ ऑफ अ पर्सन, डेथ ऑफ अ पर्सन या फिर कंप्लीशन ऑफ अ वेंचर एक्सेट्रा। अब इसमें क्या बोल रहा है देखो, ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। मान लो पार्टनरशिप डीड में कुछ ऐसा चीज लिखा है कि कोई एक पर्टिकुलर इवेंट अगर हो गया तो हम लोग को इसके बाद क्या करना पड़ेगा, डिसोल्यूशन करना पड़ेगा। जैसे डेथ ऑफ अ पार्टनर या पर्सन, मान लो लिखा हुआ है कि मिस्टर एक्स का अगर डेथ हो गया, वही एक्टिव रोल प्ले कर रहा था, तो अगर यही मर जाएगा तो फिर हम लोग तो कोई कुछ चला ही नहीं पाएंगे, हम लोग डिसीजंस प्रॉपर वाइज डिसीजंस ले नहीं पाएंगे। तो उस केस में हम लोग के लिए क्या बेटर रहेगा कि हम लोग अपना पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो बंद कर दे। या फिर दूसरा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कंप्लीशन ऑफ अ वेंचर। हम लोग मिले ही सब इसीलिए कि भाई एक प्रोजेक्ट जैसे ही मेरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व कर देंगे। तो वो चीज अगर मेरे पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड है और वो इवेंट अगर हो गया है तो उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया? तो अपना ये सब क्या था, मोड्स था। किस चीज का मोड्स है, फॉर्म के डिसोल्यूशन का। पहला क्या है, म्यूचुअल अग्रीमेंट, जहां पे लोग क्या है सब मिलके अग्री कर रहे हैं कि हम लोग को फॉर्म बंद कर देना चाहिए, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, वॉलेंटरी डिसोल्यूशन। वॉलेंटरी मतलब सबके इच्छा से, जोर जबरदस्ती वाला चीज यहाँ पे नहीं है। फिर दूसरा क्या है, कंपलसरी डिसोल्यूशन। कंपलसरी डिसोल्यूशन में अपने को दो चीज बोल रहा है, जब सारे पार्टनर्स क्या बन जाएंगे, इंसॉल्वेंट। अगर हम लोग इंसॉल्वेंट बन गए तो भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पार्टनरशिप फर्म बंद कर देना पड़ेगा, खत्म कर देना पड़ेगा। और दूसरा, जब हम लोग का बिजनेस क्या बन जा रहा है, अनलॉफुल बन जा रहा है, इलीगल हो जा रहा है, उस केस में भी हम लोग को कंपल्सरीली डिसॉल्व करना पड़ेगा अपना पार्टनरशिप फर्म। फिर तीसरा, बाई नोटिस में क्या करा था, नोटिस के थ्रू भी मेरा पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो सकता है। तो अगर मेरा पार्टनरशिप एट विल है तो कोई भी एक पार्टनर क्या करेगा, बाकी सारे पार्टनर्स लोगों को नोटिस दे देगा इन राइटिंग कि भाई हम लोग को बंद करना है। चौथा, अगर कोई एक पर्टिकुलर इवेंट हो गया और अगर वो मेंशन्ड है पार्टनरशिप डीड में, उसके बाद भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना पार्टनरशिप फॉर्म खत्म कर सकते हैं, एंड में ला सकते हैं उसको। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो तुम लोग को पूछता है एग्जाम में, वो है डिसोल्यूशन बाई कोर्ट। डिसोल्यूशन बाई कोर्ट। तो लिखो, कोर्ट में पास ऑर्डर, कोर्ट में पास ऑर्डर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, फॉर डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म व्हेन, पहला, पार्टनर पार्टनर या पार्टनर्स बिकम्स पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड। तो कुछ कुछ केसेस में क्या होता है, कोर्ट भी ऑर्डर पास करता है कि फर्म को डिसॉल्व हो जाना चाहिए। वो केसेस कौन कौन सा है जब हम लोग को कोर्ट ऑर्डर पास करेगा? पहला, पार्टनर या फिर पार्टनर्स क्या हो गए, अनसाउंड माइंड मतलब पागल हो गए, या तो एक जन पागल हो गया तो सबके सब पागल हो गए। तो कोर्ट को लग रहा है कि भाई बंद करना ही बेटर है, नहीं तो कुछ उल्टा फुल्टा इन लोग काम करेंगे, है ना। तो इससे बेटर क्या है, बंद कर दो। तो कोर्ट क्या करेगा, ऑर्डर पास कर देगा। नंबर बी, पार्टनर या फिर पार्टनर्स
पार्टनर या फिर पार्टनर्स बिकम परमानेंटली इनकेपेबल, परमानेंटली इनकेपेबल। मान लो कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया जिसके कारण वो पूरा बेड रिडन हो गया, अब वो बेड रेस्ट में ही है, वो और काम नहीं कर सकता, है ना। तो इस केस में भी क्या है, कोर्ट ऑर्डर पास कर सकता है कि भाई ये फॉर्म को बंद हो जाना चाहिए, उसी में इसका भलाई है। नंबर सी लिखो, पार्टनर या फिर पार्टनर्स, पार्टनर या फिर पार्टनर्स इज फाउंड गिल्टी ऑफ, इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। तो भाई ये मान लो कुछ उल्टा पुल्टा काम कर रहा था, पकड़ाई में आ गया, है ना। गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट मतलब वही है, उल्टा पुल्टा काम कर रहा था, पकड़ाई में आ गया, कोर्ट को पता चल गया, कोर्ट क्या करेगा, कैरी ऑन तो करने देगा नहीं, क्या बोलेगा, खत्म कर दो। पॉइंट नंबर डी, पार्टनर या फिर पार्टनर्स ब्रीच्ड, ब्रीच्ड मतलब क्या होता है, तोड़ना। ब्रीच्ड पार्टनरशिप, ब्रीच्ड पार्टनरशिप अग्रीमेंट, अग्रीमेंट परसिस्टेंटली। जो भी इन लोग का, जो भी इन लोग का पार्टनरशिप डीड में लिखा है वो इन लोग को फॉलो करना पड़ेगा ना, उसके अगेंस्ट जा नहीं सकता उन लोग, उसको वायलेट नहीं कर सकता, लेकिन बार बार अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ रहा है जो उन लोग के डीड में लिखा है, तो ये तो अलाउड नहीं है ना। मान लो जो एक्ट का प्रोविजन है वो लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे, अपना एक कानून बना रखा है, अपना ही चीज फॉलो कर रहा है, तो ये तो गलत है। तो इस केस में कोर्ट क्या कर सकते हैं, इन लोग को ऑर्डर पास कर सकते हैं कि भाई अपना पार्टनरशिप फर्म को क्या करो, खत्म कर दो, बंद कर दो। फिर लिखो पॉइंट नंबर ई में, बिजनेस ऑफ द फर्म, business of the firm cannot be carried, cannot be carried on except at a loss, except at a loss। इस लाइन का मतलब क्या है, फर्म चाहे जितना भी मेहनत कर ले, लॉस तो होना ही है। अब और प्रॉफिट का कोई सीन नहीं लग रहा है हम लोग को, तो इन लोगों के लिए क्या भलाई होगा कि भाई बंद कर दे तो ही बेटर है। तो कोर्ट यहाँ पे ऑर्डर पास कर देगा कि भाई आप लोग अपना फॉर्म क्या करो, बंद कर दो, उसी में आप लोग का अच्छा ही है। समझ में आया। तो ये कुछ केसेस है जो तुम लोग की बुक में दिया हुआ है। इन सारे केसेस में क्या होगा, कोर्ट ऑर्डर पास कर देगा कि भाई आप लोग का फर्म को क्या कर देना चाहिए, डिसॉल्व कर देना चाहिए। क्या क्या है वो बताओ मेरे को एक बार। पार्टनर या पार्टनर क्या बन जा रहा है, अनसाउंड माइंड, अपना कीवर्ड हो गया अनसाउंड माइंड। दूसरा, परमानेंटली इनकेपेबल। थर्ड, गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। फोर, ब्रीच कर रहे हैं इन लोग, किसको ब्रीच करेगा, पार्टनरशिप का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस अग्रीमेंट है उसको इन लोग ब्रीच करेगा। फिर फिफ्थ अपने को क्या बोल रहे हैं कि अगर इन लोग का लॉस ही लॉस हो जा रहा है तो उस केस में कोर्ट क्या कर सकता है, ऑर्डर पास कर सकता है बंद करने का। ये सारा कुछ चीज था। उसके बाद आ जाओ सेक्शन 48 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 48 किसका, कंपनीज एक्ट का, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या 19, लिख लो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसका सेक्शन 48। ठीक है। सेटलमेंट ऑफ, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 48 में बताया हुआ है कि किस हिसाब से अपने अकाउंट्स को क्या करेंगे, सेटल करेंगे। देखो डिसोल्यूशन में हो क्या रहा है, पूरा पार्टनरशिप फॉर्म अब खत्म हो रहा है, तो हम लोग को अकाउंट्स अकाउंट्स जो है वो सब भी तो सेट ऑफ करना पड़ेगा ना, सब खत्म करना पड़ेगा, है ना। तो वही चीज है। तो बोलो मेरे साथ, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कौन से सेक्शन में अपने को सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स के बारे में बताया हुआ है, सेक्शन 48 में क्या बताया हुआ है कि किस तरीके से अपने अकाउंट्स को सेटल करेंगे। ठीक है। अब इसमें दो चीज है, दो चीज है। एक है ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस, ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस।
और दूसरा है एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स, एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स। ठीक है, तो दो चीज क्या है अपना यहाँ पे, ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस कि किस हिसाब से अपने लॉसेस को ट्रीट करेंगे, और एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स का हम तुम लोगों को बताएंगे। देखो पहले लिख लो तुम लोग। फर्स्टली पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। नंबर बी, देन paid out of capitals, paid out of capitals. Number C, lastly, lastly by partners, lastly by partners in profit sharing ratio, profit sharing ratio। तो देखो अपने को यहाँ पे क्या बोल रहा है, अपने लॉसेस को किस हिसाब से ट्रीट करेंगे, कहाँ कहाँ से अपने पैसा निकाल के देंगे, लॉसेस का भरपाई तो करना पड़ेगा ना। तो देखो सबसे पहले कहाँ से अपने पे करेंगे, आउट ऑफ प्रॉफिट्स। बेसिकली इसमें समझने का कुछ नहीं, इसमें रटने का है, ये अपने को सीक्वेंस बताया है, तुम लोग को यही सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आया? तो तुम लोग को क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि अपने लॉसेस को किस हिसाब से ट्रीट करेंगे, एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया तो तुम लोग को ये तीनों स्टेप बताना पड़ेगा कि अपने लॉसेस को इन सीक्वेंस में क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे उनका। समझ में आया? तो सबसे पहले अपने कहाँ से देंगे, आउट ऑफ प्रॉफिट्स। फिर भी अगर मेरा लॉसेस बच गया फिर कहाँ से देंगे अपने, देन पेड आउट ऑफ कैपिटल। यहाँ पे किसके कैपिटल का बात कर रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल का, जो वो लोग जो पूंजी लगाए हुए हैं, राइट। फिर भी अगर मेरा लॉसेस बचा हुआ है तो कहाँ से देंगे, लास्टली बाय पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अपने सबको पता है कि पार्टनर्स लोग का लाइबिलिटी क्या होता है, अनलिमिटेड होता है ना। घर भी बेचना पड़ सकता है इन लोगों को पैसा देने के लिए। समझ में आया? तो वही चीज है। तो बोलो लॉसेस किस हिसाब से ट्रीट होगा, पहले कहां से देंगे, अपने आउट ऑफ प्रॉफिट्स, जो भी बचा कुछ प्रॉफिट्स है उससे अपने लॉस का भरपाई करेंगे। फिर भी अगर मेरा लॉसेस पूरा नहीं हुआ है फिर कहां से देंगे, देन पेड आउट ऑफ कैपिटल्स। थर्ड, अगर फिर भी मेरा लॉसेस का भरपाई नहीं हो पाया तो कहां से देगा पार्टनर लोग, इन देयर प्रॉफिट। अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से इन लोगों को पैसा लेके आना पड़ेगा। तो लर्न करो, बोलो फर्स्टली आउट ऑफ प्रॉफिट्स, देन आउट ऑफ कैपिटल्स, लास्टली बाय पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। समझ आया ये चीज? अब और अपने जब सम्स करेंगे ना तब तो धीरे धीरे जैसे जैसे सम्स करेंगे वो दिमाग में बैठता जाएगा, तो कोई घबराने वाला बात नहीं। ठीक है, अब अपने को क्या बोल रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स। अब अपने क्या करेंगे, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, पार्टनरशिप फर्म है, राइट। पार्टनरशिप फर्म क्या करेगा, हम तुम लोग को बताते हैं। यहाँ पे एक फर्म है, राइट, जो कि क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, ये हो रहा है डिसॉल्व। एक फर्म के पास उसके बैलेंस शीट में अपने को क्या क्या दिखेगा, एसेट्स दिखेगा, राइट, और लाइबिलिटीज भी दिखेगा। उसको क्या करना है, उसका पार्टनरशिप फर्म बंद हो रहा है तो उसके बैलेंस शीट में उसको जो जो चीज दिख रहा है उसको हटाना है, एक एक चीज खाली करना है बैलेंस शीट को पूरा। तो असेट्स को क्या करेगा, इन लोग बेचेगा। असेट्स को बेच के इन लोग को क्या मिलेगा, कैश। वो कैश से इन लोग क्या करेगा, अपना लाइबिलिटीज को पे ऑफ करेगा। तो डिसोल्यूशन में ये चीज होता है। समझ में आया आदित्य? एक पार्टनरशिप फॉर्म के पास एसेट्स भी होता है, लाइबिलिटीज भी होता है। एसेट्स को बेच बेच के पैसा निकालेगा, फिर उन पैसों से क्या करेगा, अपना लाइबिलिटीज को इन लोग पे करता जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, तो असेट्स को बेच के मेरे पास कैश आएगा, फिर किसको पहले देंगे किसको बाद में देंगे, वही सीक्वेंस अभी आपने यहाँ पे पढ़ेंगे। समझ में आया कि कौन पहला लाइन में खड़ा है कौन लास्ट वाले लाइन में खड़ा है, राइट। सब पैसा मांगने के लिए खड़ा है, तो किसको पहले देना है किसको बाद में देना है वो हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स में। तो लिख लो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तुम लोग को एक चीज बता दे रहे हैं, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ वगैरह में सब में तुम लोग सबसे पहला अकाउंट कौन सा बनाया है, रिवैल्यूएशन। अब इसमें तुम लोग का रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनता है, इसमें अपना रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। क्यों? बिकॉज हम लोग असेट्स को लाइबिलिटीज को क्या कर रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, बेच रहे हैं, उसके थ्रू पैसा जो आ रहा है उसके थ्रू हम लोग लाइबिलिटीज अपना सेट ऑफ कर रहे हैं, राइट।
इसलिए अपना इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनता है, क्या बनता है, रियलाइजेशन अकाउंट। तो लिखो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो डिसोल्यूशन के वक्त हम लोग का क्या है ना, हम लोग जब असेट्स को बेच बेच रहे हैं, है ना, तो हम लोग को कुछ रियलाइजेशन का खर्चा वगैरह लग जाता है। तो वही हो गया अपना रियलाइजेशन एक्सपेंस। वो सब तुम लोग को क्वेश्चन बता देगा कि कितना है, तुम लोग को ये नहीं बोलेगा कि रियलाइजेशन एक्सपेंस निकालो, वो तुम लोग को क्वेश्चन डायरेक्टली दे देता है। तो अपना असेट्स को बेच के जो भी कैश आ रहा है, पहले तो किस में यूटिलाइज करना है अपने को, रियलाइजेशन का जो भी खर्चा वर्चा हुआ उसमें यूटिलाइज कर लो। नंबर बी लिखो, आउटसाइड लाइबिलिटीज, आउटसाइड लाइबिलिटीज सिक्योर्ड। आउटसाइड लाइबिलिटी सिक्योर्ड मतलब आज बैंक से अपने लोन लेते हैं तो अपने को बहुत बार गिरवी देना पड़ता है ना, तो वो हो गया मेरा सिक्योर्ड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कैसे कि हमने लोन लिए हैं, मेरे को चुकाना है, वो मेरा लाइबिलिटी है। और सिक्योर्ड कैसे कि उसके बदले मेरे को क्या दिया हुआ है, कोई मॉर्गेज दिया हुआ है, कोई सिक्योरिटी दिया हुआ है, राइट। तो वही हो गया अपने आउटसाइड लाइबिलिटी सिक्योर्ड। तो दूसरा नंबर में इन लोग है जिन लोगों को पैसा देना पड़ेगा। नंबर सी लिखो, आउटसाइड लाइबिलिटीज अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड मतलब लोन ले लिए लेकिन उसके बदले आपने कुछ दिए नहीं है अभी तक, तो वो हो गया अपना अनसिक्योर्ड। नंबर डी लिखो, पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स लोन। फिफ्थ लिखो, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल। फिर सिक्स्थ लिखो, रेसिड्यू इफ एनी among partners, among partners in their profit sharing ratio, in their profit sharing ratio। रेसिड्यू मतलब बचा हुआ, जो बचा कुछ चीज है। हाँ, तो देखो अपने असेट्स को जब बेच के रुपया मिल जाएगा तो अपने किस किस तरीके से काम करेंगे। सबसे पहला रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, दूसरा कोई अगर मेरा आउटसाइड लाइबिलिटी है सिक्योर्ड वाला उन लोग को देंगे, तीसरा किसको देंगे, आउटसाइड लाइबिलिटी अगर कोई अनसिक्योर्ड वाला है उनको देंगे, फिर बाद में किसको देंगे, अगर पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनर से लोन ले रखा है, अगर पार्टनरशिप फर्म लोन दिया नहीं, अगर वो लोन ले रखा है तो उन लोगों को हम लोग पेमेंट करेंगे। उसके बाद पार्टनर लोग जो भी अपना पैसा वैसा दे रखा है पार्टनरशिप फर्म को उन लोग का, उसके बाद अगर कुछ बच गया तो पार्टनर लोग को उन लोग के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे देंगे। बट यहाँ तक आते आते ही पैसा खत्म हो जाता है क्योंकि जल्दी जल्दी खत्म करना रहता है ना। तो असेट्स भी क्या है, बहुत कम कम दाम में बिकता है, क्रेडिटर लोग भी ज्यादा मांगता है, तो इतना इतना आते आते अपना पैसा बचता ही नहीं। तो ये वाला केस जनरली तुम लोग देखेगा ही नहीं, बट ये थ्योरेटिकल चीज है, बस बता दिया गया है, वो तुम लोगों को देखना है। ठीक है, पार्टनर नहीं लिया है, फर्म लिया है पार्टनर से। दो चीज होता है ना, एक फर्म देता है लोन, एक होता है फर्म ले रहा है लोन। तो यहाँ पे जब पार्टनरशिप फर्म ले रहा है तभी तो वो अपना लाइबिलिटी चुकाएगा ना, समझा। अगर वो दे रहा है वो तो उसके लिए लाइबिलिटी हुआ ही नहीं। तो बोलो एप्लीकेशन कैसे करेंगे अपने असेट्स का। सबसे पहला रियलाइजेशन एक्सपेंस, दूसरा आउटसाइड लाइबिलिटी सिक्योर्ड, दूसरा आउटसाइड लाइबिलिटी अनसिक्योर्ड, फिर पार्टनर का लोन, फिर पार्टनर्स कैपिटल, उसके बाद अगर कुछ बच गया तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स लोग को दे दिया जाए। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखें, सेक्शन 48 देखें, किसका, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। इसमें हम लोग क्या चीज देखें कि हम लोग किस हिसाब से अकाउंट्स को सेटल करेंगे, बिकॉज अपना फॉर्म खत्म हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है। तो पहला चीज आपने देखी कि अपने लॉसेस को किस हिसाब से ट्रीट करेंगे। फर्स्टली इट विल बी पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, सेकेंडली इट विल बी पेड आउट ऑफ कैपिटल्स, एंड लास्ट बाय पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर अपने को असेट्स का एप्लीकेशन किस हिसाब से दिया है, पहला रियलाइजेशन एक्सपेंस, उसके बाद आउटसाइड लाइबिलिटी सिक्योर्ड, आउटसाइड लाइबिलिटीज अनसिक्योर्ड, उसके बाद पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स कैपिटल, और फिर भी अगर पैसा बच गया तो वो पार्टनर लोग को दे दिया जाएगा उन लोग के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। समझ आया, ठीक है। अब तो ये सब समझ गया तुम लोग, थ्योरेटिकल पार्ट है। अब लिखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। लिखो इन दिस चैप्टर, in this chapter
we have to, in this chapter, we have to pass journal entries, journal entries, and prepare following ledger accounts. तो हम लोग को जर्नल एंट्रीज भी पूछ सकता है, लेजर अकाउंट्स बनाने भी बोल सकता है। ठीक है, बैलेंस शीट तो नहीं बनेगा क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म खत्म हो रहा है, बैलेंस शीट को तो हमने खाली करेंगे, बैलेंस शीट बनेगा थोड़ी, है ना। तो क्या क्या अकाउंट्स बनेगा वो लिख लो। रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीसरा, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट। फोर्थ, कैश या फिर बैंक अकाउंट। क्वेश्चन में जो भी दिया रहेगा, कैश दिया रहेगा तो कैश अकाउंट बनेगा, बैंक दिया रहेगा तो बैंक अकाउंट बनेगा, इसलिए दोनों ही लिख दिए, कैश या तो बैंक अकाउंट। तो बोलो कौन कौन सा अकाउंट्स बेसिकली बनेगा अपने इस चैप्टर में। रियलाइजेशन, पार्टनर का कैपिटल, पार्टनर का लोन अकाउंट और कैश या फिर बैंक अकाउंट। ठीक है, अच्छा। अब हम तुम लोग को एक एग्जाम्पल करवाते हैं कि किस हिसाब से अपना इस चैप्टर में सम करें। ठीक है, क्रक्स दे रहे हैं तुम लोग को, एकदम ध्यान से धीरे धीरे करो, कोई हड़बड़ाना नहीं है। तो तुम लोग भी लिखो, एग्जाम्पल साथ में करो। तो बैलेंस शीट है अपना, इस साइड में अपना लाइबिलिटीज होता है, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। असेट साइड में क्या क्या है लिख लो। कैश 50, फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड असेट्स 150। उसके बाद लिखो करेंट असेट्स 200। फिर लिखो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस स्लैश डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर स्लैश पीएनएल अकाउंट। ये सब क्या है बताओ तो। अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस, अक्यूमुलेटेड लॉसेस, तो ये लिख लो 200 रुपया। ठीक है, उसके बाद कैपिटल्स में आओ। ए और बी मान लो पार्टनर है अपना, तो ए का कैपिटल है 150 और यहाँ पे है 150, तो मिला के कितना हो गया अपना 300। फिर लिखो आउटसाइड या फिर करंट लाइबिलिटीज, आउटसाइड या करंट लाइबिलिटीज 100। और एक चीज लिखो रिजर्व 200। 600 600 हो रहा है क्या देख लो तो। हो रहा है, राइट। तो ये अपने क्या बना लिए, बैलेंस शीट। ये अपना क्वेश्चन है। अब अपने को यहाँ पे कितना अकाउंट्स बनाना पड़ेगा, 3 अकाउंट। रियलाइजेशन, पार्टनर का कैपिटल और कैश या फिर बैंक। बिकॉज पार्टनर का लोन से रिलेटेड देखो यहाँ पे कुछ नहीं बताया अपने को, तो जो नहीं दिया इन्फॉर्मेशन तो अपने क्यों बनाएंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि सारा का सारा ही अकाउंट अपने को बनाना पड़ेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग को बनाना है। ठीक है, तो तुम लोग एक काम करो, रियलाइज ये थोड़ा थोड़ा स्पेस कर करके, हाँ इक्वल मानो, रेशियो इक्वल है, कुछ नहीं बोल रहे तो इक्वल। तो तुम लोगों को तो क्वेश्चन में भी अगर कुछ नहीं दिया है तो अपने बाई डिफॉल्ट इक्वल ही तो मानते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट, थोड़ा नीचे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना लेते हैं। दोनों पार्टनर का बनेगा ए और बी।
और यहाँ पे भी ए और बी। उसके बाद मेरा क्या बनेगा, कैश या फिर बैंक अकाउंट। ठीक है, डेबिट क्रेडिट ऐसा सब तुम लोग लिख लेना। अब आओ, देखो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे, डिसोल्यूशन कर रहे हैं, फॉर्म खत्म कर रहे हैं। तो हम लोग को क्या करना है, बैलेंस शीट को खाली करना है। समझ में आया, बैलेंस शीट को क्या करना है अपने को, खाली करना है। तो इसमें तुम लोग ये मानो कि अब हम लोग को क्या करना है, ये सब चीज उठाना है, बोरा में डालना है, मार्केट में बेचने के लिए, बिकॉज मार्केट में जाएंगे तभी तुम लोग असेट्स को बेच पाएंगे, राइट। तो हम लोग को सबसे पहला स्टेप क्या करना है, बोरा में डालना है। अब हम लोग को असेट साइड में वो चीज देखना है जो कि अपने मार्केट में बेच सकते हैं। असेट्स को हम तुम लोग को क्या बोले, असेट्स होगा तो उसको हम लोग बेचेंगे, उसके वहां से जो रुपया आएगा फिर अपना लाइबिलिटीज को पे करेंगे, राइट। ये चीज समझा तुम लोग। तो पहले तुम लोग असेट साइड में देखो ऐसा कौन कौन सा आइटम है जो तुम लोग क्या कर सकते हैं, मार्केट में बेच सकता है। देखो कैश तो हम लोग बेचने जाएगा नहीं, हम लोग कभी तो ना बोलता है कि हाँ भाई हम लोग कैश बेचने जा रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये जो कैश दिया हुआ है ये अपना कैश अकाउंट बन रहा है, तो ये उसका ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा कि 50 रुपया अपने पास कैश पड़ा है। तो चलो लिखते जाओ, एकदम आराम आराम से करो, बिकॉज ये चीज अगर तुम लोग समझ जाएगा तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। फिर बहुत सारा चीज है, बट इस हिसाब से अपना डिसोल्यूशन का काम होता है। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना रुपया लिख दिया हम यहाँ पे, 50 रुपया। आदित्य ये 50 रुपया क्या है, कितना कैश अभी मेरे पास है। ठीक है चलो, इसका काम हो गया। फिक्स एसेट्स क्या अपने मार्केट में बेच सकते हैं, हाँ बेच सकते हैं। करंट एसेट्स क्या अपने मार्केट में बेच सकते हैं, हाँ बेच सकते हैं। तो हम लोग को इसको क्या करना पड़ेगा, बोरा में डालना पड़ेगा। अपना बोरा यहाँ पे क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट। सुनो मेरा बात, असेट्स का देखो इधर, ये असेट हम लोग बेचने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, बोरा में डालना पड़ेगा। मतलब रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहला चीज ट्रांसफर करना पड़ेगा, एक बार में नहीं बेचेंगे, एक बार में पैसा नहीं मिलेगा। सबसे पहला स्टेप क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है यहाँ पे। तो असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। 150 और 200 क्या है, डेबिट बैलेंस होगा। अब जब हम लोग असेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, इसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो डेबिट किसको करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, राइट। तो हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया और इधर क्या लिखेंगे, टू फिक्स्ड एसेट्स टू करंट एसेट्स। समझ आयो, तो लिख दो टू फिक्स्ड एसेट्स, अमाउंट कितना दिया हुआ है अपने को, 150, और टू करंट दिया हुआ था ना, हाँ, टू करंट एसेट। ये है 200 रुपये। इतना समझ आया। सबसे पहले जो असेट बिक सकता है उसको आपने क्या की, सीधा अपने को पैसा नहीं मिला, अपने सिर्फ उसको क्या किए हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किए। रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किए तो इसका जर्नल एंट्री क्या बना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स या रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू करंट एसेट्स, राइट। ट्रांसफर करने का एंट्री हो गया। अब ये जो है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पीएनएल अकाउंट जो अक्यूमुलेटेड लॉसेस है, इसको जाके अपने मार्केट में नहीं बेचेंगे। ये अपने क्या करते थे, सीधा पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करते थे ओल्ड रेशियो में, तो भाई अभी भी करना है। लॉसेस है, लॉसेस का, एक सेकेंड रुका मारे, हम क्या बोल रहे थे। तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या पीएनएल अकाउंट अपना अक्यूमुलेटेड लॉसेस हो गया, इनका ये मेरे असेट साइड में दिख रहा है, मतलब इसका कौन सा बैलेंस है,
डेबिट बैलेंस है, इसको खत्म करने के लिए अपने क्या करेंगे, क्रेडिट, और डेबिट किसको करेंगे, ये लॉसेस किससे रिकवर करेंगे, पार्टनर से। तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट। बिकॉज याद है, अगर पार्टनर को पैसा मिल रहा है तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या होता था, क्रेडिट। अगर उसको देना पड़ेगा तो उसका कैपिटल अकाउंट को अपने क्या करेंगे, डेबिट। तो ये लॉसेस तो उन्हीं से रिकवर करेंगे अपने। तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे, अपने डेबिट, और ये जो लॉसेस है इसको अपने क्रेडिट करेंगे। तो कर दो। अच्छा, 200 रुपया है, ठीक है, और अपने मान रहे हैं इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो दोनों का कितना हो जाएगा, 100-100 हो जाएगा। तो लिखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसका 100 और इसका 100, और यहां लिख देते हैं 2 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एक्सेट्रा। तुम लोग लिख लेना पूरा चीज जो भी दिया हुआ है, हम सिर्फ ये लिख के छोड़ दे रहे हैं। समझ आया। तो देखो, हम लोग का असेट्स का सब चीज का काम हो गया, राइट। अब हम लोग का कैश भी गया, फिक्स एसेट्स भी गया, करेंट एसेट्स भी गया, और ये भी गया। तो मतलब बैलेंस शीट का जो असेट वाला पार्ट था वो आपने क्या किए, एक करके खाली कर दिया। क्लियर। अच्छा, देखो अब लाइबिलिटीज का बारी। जैसे अपने असेट्स को ट्रांसफर करते हैं वैसे ही अपने को क्या करना पड़ता है, कुछ कुछ लाइबिलिटीज को भी अपने को क्या करना पड़ता है, ट्रांसफर करना पड़ता है। रियलाइजेशन अकाउंट का सबसे पहला स्टेप ही यही है कि अपने को असेट्स और लाइबिलिटीज को पहले रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। समझ में आया। उसके बाद क्या है, एसेट्स को बेच के पैसा आएगा और लाइबिलिटीज को क्या करेंगे, अपने पे करेंगे, राइट। देखो ये जो कैपिटल दिया हुआ है ए और बी का, ये तो बेचने नहीं, ये तो कुछ नहीं होगा, ये तो पे नहीं होगा, ये तो अपने क्या करेंगे, पार्टनर लोग का कैपिटल ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे कैपिटल अकाउंट में। तो किस साइड लिखेंगे, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था, 150, 150, और इधर भी आ गया अपना 150। तो चलो ये भी गया, इसका काम हो गया, राइट। पहले रिजर्व देखो, रिजर्व का क्या करता था तुम लोग, ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता था, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है ये, राइट। इसको अपने क्या कर देंगे, पार्टनर लोग को दे देंगे। तो रिजर्व देखो मेरा लाइबिलिटी साइड में दिख रहा है, मतलब इसका कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट, और क्रेडिट किसको करेंगे, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। तो ठीक है, यहां लिखेंगे बाई रिजर्व्स, क्योंकि तो पैसा पार्टनर्स लोग को मिल रहा है ना। बाई रिजर्व्स कितना अमाउंट आएगा, 100 और 100। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम यहाँ मार्क कर देते हैं, इसका भी काम मेरा क्या हो गया, खत्म। अब मेरा ये बाकी है आउटसाइड या फिर करंट लाइबिलिटीज, जिसको हम लोग को क्या करना पड़ता है, पे ऑफ करना पड़ता है। बाहर वाला लाइबिलिटी है, मान लो हम लोग बैंक से लोन ले रखे हैं, आउटसाइड लाइबिलिटी है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इनको चुकाना पड़ेगा ना। लेकिन हम लोग डायरेक्ट नहीं चुकाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो देखो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, लाइबिलिटीज का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट, और क्रेडिट किसको करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करेंगे, अपने क्रेडिट, और इधर क्या लिखेंगे, बाई आउटसाइड, को ठीक से लिखते, बाई आउटसाइड लायबिलिटीज। कितना रुपया, 100 रुपया। तो देखो असेट्स इस साइड में था, अपने क्या है, रियलाइजेशन के इस साइड में ट्रांसफर किए। लाइबिलिटीज इस तरफ था, वो रियलाइजेशन के इस साइड में क्या हुआ, ट्रांसफर हो गया। ठीक है, अब हम लोग का ट्रांसफर हो गया। अब ये तो हम लोग का असेट्स ट्रांसफर हुआ है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बेचेंगे, एसेट्स को क्या करेंगे, अपने बेचेंगे। ठीक है, 150 रुपए का क्या था अपना, फिक्स एसेट्स था। ठीक है, ले अब हम लोग उसको बेचने जा रहे हैं। हम लोग जब इसको बेचने जा रहे हैं, हम लोग को 150 रुपया नहीं मिल रहा है, हम लोग को कितना मिल रहा है, 100 रुपया मिल रहा है। हो ही सकता है ना, लास्ट में वो लोग, सामने वाला आदमी खुद देख रहा है कि भाई इन लोग का तो पार्टनरशिप फर्म बंद हो रहा है, इन लोग को तो इमरजेंसी है, तो अपने पास और कोई ऑप्शन नहीं है, अपने को कम में भी अगर बिक रहा है तो अपने को कम में भी बेचना पड़ेगा। जब अगर मान लो अपने कोई सिटी से दूसरे सिटी में जाते हैं, अपने को यहाँ का सब खत्म करना है, तो अपने लड़ेंगे नहीं ना, 200 रुपए के लिए अपने लड़ेंगे नहीं। अपने को लग रहा है 200 रुपए कम मिल रहा है तो बस बेच के खत्म करो, है ना, जितना मिल रहा है उसी में अपने खुश रहते हो। तो यहाँ पे भी काइंड ऑफ सिमिलर सिचुएशन है। 150 रुपए का था अपना फिक्स एसेट्स, अपने को लग रहा है 150 में बिक जाएगा, लेकिन नहीं, वो सामने वाला अपने को कितना देने के लिए राजी है, कि हम आपको 100 रुपया देंगे। फाइन, हम बोले ठीक है 100 रुपया दे दो, अपने पास और कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो अब मेरा जर्नल एंट्री क्या होगा, पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट तो डेबिट होगा, लेकिन जब अपना असेट बिकते हैं तो अपने कैश अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट करते हैं, राइट, बिकॉज असेट जा रहे हैं। लेकिन अपना यहाँ पे असेट को तो क्रेडिट नहीं कर सकते, बिकॉज असेट तो अपना ऑलरेडी मर चुका है। इसको तो हमने रियलाइजेशन अकाउंट में आके क्या कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। तो असेट तो आएगा नहीं, तो उसके बदले क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट।
अपने यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई कैश अकाउंट, बाई कैश अकाउंट 100 रुपया। समझ आया ये चीज आदित्य? तो सबसे पहला स्टेप क्या किया, अपने एसेट को यहाँ ट्रांसफर किए और उसका पैसा अपने को कहाँ मिल रहा है, उल्टा साइड। समझ में आया? और सारा चीज कौन से अकाउंट के थ्रू रूट हो रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू रूट हो रहा है। यहाँ पे ना अलग से एसेट बोल के वापस हेड नहीं खुलेगा, क्योंकि एसेट अकाउंट को अपने ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं रियलाइजेशन अकाउंट में ला ट्रांसफर कर। अब करंट एसेट्स है, तो ये क्या हुआ, अपने को पार्टनर है, कौन सा पार्टनर था अपना, ए पार्टनर था। ए बोल दिया कि हम ही ले लेंगे, कितना में ले लेंगे, 200 का करंट एसेट्स है, वो बोला हम 150 रुपए में ले लेंगे। हम बोले ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो अगर अपने इसको बेचते हैं तो मेरे को कैश मिलता, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, पार्टनर ले लिया, पार्टनर टेक ओवर कर लिया, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर कैश मिलता तो कैश अकाउंट को डेबिट कर दे। अब यहाँ पे पार्टनर ले रहे तो किसको डेबिट करेंगे, एस कैपिटल अकाउंट को। क्यों क्यों डेबिट करेंगे ए को, बिकॉज अपने उसको एक तरीके का डेटर बना रहे कि उससे फ्यूचर में अपने रुपया ले लेंगे, वो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से अपने काट लेंगे ना उसका रुपया। यहाँ पे लिख लो बाई एज कैपिटल अकाउंट। ए से क्या कर लेंगे, अपने रिकवर कर लेंगे। ये चीज अपने क्या की, रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड करनी है कि ए ले रहा है ये असेट, तो अपने इससे क्या कर लेंगे, रिकवर कर लेंगे। कितना में ले रहा है ये अपना, 150 रुपए। क्लियर हुआ? अब अपने क्या करें, ये लाइबिलिटी भी ट्रांसफर किए थे। अब ये जिसको मेरे को रुपया देना था, ये बेसिकली कौन हो गया, मेरा क्रेडिटर की डेटर, क्रेडिटर हो गया। अब क्रेडिटर एक नंबर का बदमाश बोलता है 100 रुपया नहीं लेंगे हम आपसे, आप हमसे 120 रुपया लेंगे। वो देख रहे हैं मेरा मजबूरी है, इन लोग तो ज्यादा मांगेगा ही मेरे से। वो बोल रहे 120 रुपया दीजिए आप। ठीक है, उपाय नहीं है, देना पड़ेगा मेरे को। तो यहाँ पे मेरा जर्नल एंट्री अब क्या हो जाएगा, जब भी हम लोग लाइबिलिटी पे करते हैं तो मेरा लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक होता है, बिकॉज लाइबिलिटी अगर डिक्रीज हो रहा है तो हम लोग उसको डेबिट करते हैं। बट यहाँ पे हम लोग लाइबिलिटी को तो डेबिट नहीं कर सकते, बिकॉज हम लोग तो लाइबिलिटी ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं रियलाइजेशन अकाउंट में लाके। तो हम लोग क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक। आदित्य समझ में आया, टू कैश या बैंक क्यों कर रहे हैं, बिकॉज अपना पैसा जा रहा है। डेबिट हम लोग लाइबिलिटी को करते हैं, बट यहाँ पे लाइबिलिटी को नहीं करेंगे, बिकॉज ये अपना अलग सिचुएशन है। यहाँ पे हम लोग लाइबिलिटी को ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं, उसके बदले हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट लिख रहे हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, हम कैश अकाउंट ही लिख दे रहे हैं यहाँ पे, टू कैश अकाउंट 120 रुपया। अनुष समझ में आ रहा है? बस अब हम लोग को क्या निकालना है, जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी अपने क्या करते थे, लॉस प्रॉफिट निकालते थे, वैसे रियलाइजेशन अकाउंट में भी क्या करना है, लॉस प्रॉफिट निकालना है। लेकिन तुम लोग बैलेंस मत करो अभी, अभी समझो, खुद से सोचो। देखो अपने निकालते हैं, लॉस अपना ऑटोमेटिकली आ जाएगा। 150 का सेट था, अपने को कितना मिला उसके बदले, तो कहा कितना नुकसान हुआ, 50। 200 रुपए का करंट एसेट था, कितना में लिया है, 150, तो कितना का नुकसान हुआ, 50। तो मिला के भी था कितना लॉस हो गया, 100। 100 रुपए का लाइबिलिटी था, कितना देना पड़ा, 120। तो 20 रुपए का नुकसान, तो मतलब टोटल कितना का नुकसान हो गया, 120। तो अब लॉस निकालो, देखो लॉस आएगा यहाँ पे 120। तुम लोग निकाल के देखो। समझ आया? तो ए और बी दो पार्टनर है, ये लॉस क्या है, फर्स्ट बटेगा कौन से रेशो में, इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, इक्वल मान लो यहाँ पे 60 और 60। ठीक है, बस हो गया अपना रियलाइजेशन। और इसका टोटल कितना आ रहा है, 470। चलो ठीक है, अब ये लॉस को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अब देखो, अब ये सब एंट्रीज अपने को क्या करना पड़ेगा, डबल एंट्री पास करना पड़ेगा ना। देखो हम यहाँ पे पास करते हैं, ये वाला है, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा आदित्य बताओ तो तुम मेरे को, इसका इसका जर्नल एंट्री बताओ, घबराओ मत, इजी है। वेरी गुड, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो कैश अकाउंट अपना बना हुआ है, उसमें ही पोस्टिंग करना पड़ेगा। तो लिख लो कैश अकाउंट को डेबिट करो 100 रुपया से, और टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना था, 100 रुपया ना, वो टिक को हटा देते हैं। अच्छा ठीक है छोड़ो, ये वाला देखो, एज कैप, ये इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाया हुआ है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 150, और यहाँ लिख लेते हैं टू रियलाइजेशन। चलो बहुत बढ़िया, ये भी हो गया। अब यहाँ पे इसका जर्नल एंट्री क्या बन रहा है अपना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश अपना क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है,
120 रुपए से, तो अपने क्या लिखेंगे, बाई रियलाइजेशन, बाई रियलाइजेशन कितना था, 120, श्योर है ना। तो सारा क्रॉस एंट्रीज हो गया अपना, डबल एंट्रीज जो यहाँ पे था वो अपने रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में भी ट्रांसफर कर दिए, और लॉस, लॉस भी करना है। तो यहाँ पे अपना जर्नल एंट्री क्या बन रहा है, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है, 60, 60 और टू रियलाइजेशन, है ना। ब्रैकेट में लिख देते हैं हम यहाँ पे लॉस, हो गया खत्म। तो रियलाइजेशन अकाउंट तो हो ही गया। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो भी बैलेंस आएगा वो देखो, देखो डेबिट साइड मतलब क्या होता है, पार्टनर से लेना है, और क्रेडिट साइड मतलब पार्टनर को देना है। तो देखो पार्टनर को एक, पहले ए का देखो, ए को कितना देना है, 250 रुपया, उससे लेना कितना है अपने को, 310 रुपया, राइट। लेना कितना है उससे, 310, और उसको देना कितना है, 250, मतलब उससे लेना ज्यादा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिमेनिंग बैलेंस लेके आना पड़ेगा। कितना रिमेनिंग बैलेंस आएगा, 60 रुपया। तो अपना जर्नल एंट्री क्या होगा, जब भी पैसा आता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो अपने यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई कैश अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर आ गया अपना ए का। आदित्य समझा ये चीज। अब बी का निकालो तो क्या है, बी को लेके आना पड़ेगा कि लेके जाना पड़ेगा, घर निकालो, लेके जाना पड़ेगा, कितना लेके जाना पड़ेगा, 90 टू कैश अकाउंट। इसका भी तुम लोग को कैश अकाउंट में करना पड़ेगा, डबल एंट्री कितना था, 60, इस सॉरी 90 था ना, इसका तुम लोग बोला मेरे को 310, और बी का टोटल कितना आ रहा है, 250, 250 ना। चलो इसका भी हम एंट्री कर देते हैं, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, है ना, टू कैश अकाउंट, सॉरी टू एज कैपिटल अकाउंट। और इसका एंट्री क्या होगा अपना, अन्युष, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, तो 90 रुपीज से कैश मेरा क्रेडिट हो रहा है, और यहाँ क्या लिखेंगे अपने, बाई बीस कैपिटल अकाउंट। देखो तो टैली हो रहा है क्या, कितना आ रहा है, 210। इस हिसाब से तुम लोग का रिजोल्यूशन में अपने काम करूंगी। और भी बहुत सारा रहेगा, ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल था छोटा सा, ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए। मेन मेरा इसमें समझाने का वही मतलब था कि सबसे पहले तो क्या करते हैं, अपने डायरेक्ट ही नहीं बेचने निकल जाते, सबसे पहले तो असेट्स लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं, उसके बाद अपने जो है लेवा बेची करते हैं, एसेट से पैसा आ रहा है और लायबिलिटीज का पेमेंट कर रहे हैं, इस हिसाब से। समझ में आया, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जर्नल एंट्रीज लिखते हैं अपने, लिखो जर्नल एंट्रीज। सबसे पहला, फॉर क्लोजिंग ऑफ, फॉर क्लोजिंग ऑफ असेट्स। व्हाट डू यू मीन बाय क्लोजिंग ऑफ असेट्स, मतलब असेट्स को क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, एकदम ट्रांसफर कर रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। तो देखो अपना जर्नल एंट्री क्या था, असेट्स को ट्रांसफर करें, तुम लोग खुद ही सोचो, असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, उसको खत्म करेंगे तो क्रेडिट, और डेबिट किसको करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। देखो अपना बन रहा है ना जर्नल एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, राइट। तो लिख लो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। नंबर टू, फॉर क्लोजिंग ऑफ लाइबिलिटीज। तुम लोग को अगर इजी रहेगा ना तो तुम लोग एक बार यहाँ पे ब्रैकेट में ट्रांसफर भी लिख लो,
बस तुम लोग माइट भी क्लोजिंग कंफ्यूज हो जाए बाद में, तो एक बार ट्रांसफर भी लिख लो, तो ये वर्ड याद रहेगा एटलीस्ट कि ट्रांसफर का जर्नल एंट्रीज बोल रहा है। तो बोलो मेरे को, सास लाइबिलिटीज को जब अपने ट्रांसफर कर रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, क्या होगा जर्नल एंट्री? वेरी गुड। लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, खत्म कर रहे हैं तो डेबिट, और रियलाइजेशन अकाउंट होगा अपना क्रेडिट। लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। हो गया। नंबर 3 आओ। फॉर सेल या फिर रियलाइजेशन ऑफ, फॉर सेल या फिर रियलाइजेशन ऑफ असेट्स रिकॉर्डेड स्लैश अनरिकॉर्डेड। बुक्स में चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो, अगर हम लोग असेट्स को बेच रहे हैं, देखो सबसे पहले तो ट्रांसफर किए, फिर असेट्स को जब हम लोग बेच रहे हैं और मेरे को पैसा मिल रहा है, तो मेरा यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या हो रहा है? कैश अकाउंट डेबिट टू असेट्स नहीं हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लिख लो, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो चाहे मेरे बुक्स में रिकॉर्डेड है चाहे अनरिकॉर्डेड, अपना जर्नल एंट्री क्या होगा? अगर बेच रहे हैं असेट्स और पैसा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, ट्रांसफर का नहीं है ये, पैसा मिल रहा है, तो अपना जर्नल एंट्री यही होगा। समझ आया? फिर नंबर 4 में आओ। फॉर टेक ओवर, फॉर टेक ओवर ऑफ असेट्स, फॉर टेक ओवर ऑफ असेट्स, वही रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड या फिर अनरिकॉर्डेड, बाई पार्टनर्स, बाई पार्टनर्स। देखो अब मेरा असेट बिक नहीं रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? पार्टनर टेक ओवर कर ले रहा है, पार्टनर ले रहा है। तो अगर कैश मिलता तो कैश अकाउंट को डेबिट कर दे, और अगर पार्टनर ले रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। और क्रेडिट किसको करेंगे? रियलाइजेशन को, एसेट्स को तो करेंगे नहीं, अपने को एसेट तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है मेरे बुक्स में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बिकॉज अपने को पार्टनर से रिकवर करना पड़ेगा ना भाई, वो जो मेरा एसेट लिया है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिर लिखो टू पे ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटीज, टू पे ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटीज, ब्रैकेट में वही लिखो, रिकॉर्डेड या फिर अनरिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड या फिर अनरिकॉर्डेड। तो बोलो लाइबिलिटीज जब अपने पे करेंगे तो जनरली होता है लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, बट यहाँ पे लाइबिलिटीज को तो डेबिट करेंगे नहीं, बिकॉज उसको तो ट्रांसफर कर दिया, मतलब खत्म हो चुका है मेरा लाइबिलिटीज। तो हम लोग किसको डेबिट करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट को। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक, क्योंकि पे कर रहे हैं मतलब टू कैश या बैंक आएगा ही, और ऊपर में हम लोग को रियलाइजेशन अकाउंट लिखना पड़ेगा। अनीश समझ आ रहा है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक, एज पर क्वेश्चन देखना पड़ेगा। नंबर 6 लिखो, टू टेक ओवर लाइबिलिटीज, टू टेक ओवर लाइबिलिटीज, ब्रैकेट में रिकॉर्डेड या फिर अनरिकॉर्डेड, बाई पार्टनर। दिमाग लगा के बताओ क्या होगा? एसेट्स का तुम लोग के पास दिया है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो मेरे भी हाफ में दे देगा बेसिकली, तो हम लोग को उसको तो देना ही पड़ेगा ना। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। उसके बाद नंबर 7 लिखो, व्हेन एन असेट
ब्रैकेट में लिखो रिकॉर्डेड या फिर अनरिकॉर्डेड। इज गिवन टू, इज गिवन टू अ लाइबिलिटी, रिकॉर्डेड या फिर अनरिकॉर्डेड। क्या बोल रहा है देखो, वेन एन असेट इज गिवन टू अ लाइबिलिटी, मान लो मेरे को क्रेडिटर को कुछ देना था, रुपया देना था, ऑफकोर्स क्रेडिटर को तुम रुपया देंगे, बट उसके बदले वो मेरे को बोल रहा है आप अपना फर्म का मशीन मेरे को दे दीजिए। यहाँ पे एसेट और लाइबिलिटी क्या हो जा रहा है, खुद ही में सेट ऑफ हो जा रहा है। इसका हम लोग कोई भी एंट्री अपने बुक्स में पास नहीं करते। जब भी एसेट और लाइबिलिटी का आपस में सेट ऑफ हो रहा है खुद से, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। समझ में आया? बिकॉज मेरा यहाँ पे कुछ पैसा वैसा जा ही नहीं रहा है, वैसे देखा जाए तो एसेट और लाइबिलिटी खुद ही में सेट ऑफ हो जा रहा है। राइट, तो लिख लो नो एंट्री। नंबर 8 लिखो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब इसके अंदर 5 केस है। ठीक है, अब ABCD करके लिखते रहो। रियलाइजेशन एक्सपेंस हम तुम लोग को समझा दिए क्या है। रियलाइज हम लोग कर रहे हैं ऐसे सर्विस, उसके दौरान जो भी खर्चा वर्चा लग रहा है उसके पीछे, दैट एक्सपेंसेस नोन एज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। उसका क्या है देखो, पहला लिखो, बॉन्ड बाई, बॉन्ड बाई, बॉन्ड मतलब बियर जो कर रहे हैं, मान लो तुम खर्चा कर रही हो तो तुम बेयर कर रही हो तो उसका अच्छा नाम बॉन्ड हो गया। तो बॉन्ड बाई फर्म एंड पेड बाई फर्म। इसका मतलब क्या है, फर्म ही उसको बियर कर रहा है, फर्म का ही खर्चा है और फर्म ही उसको पे कर रहा है। राइट, तो पे कर रहा है तो क्या होगा, पैसा जा रहा है टू कैश या बैंक। और डेबिट में अपने क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। हर चीज रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू हो रहा है यहाँ पे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। ठीक है, ये फर्म का खर्चा था ना, इसलिए वो रियलाइजेशन अकाउंट को क्या किया, डेबिट किया। नंबर बी लिखो, borne by firm, borne by firm, paid by partner। तुम लोग पेड बाय पार्टनर लिखना है, रुको मिटा के ठीक कर देते हैं। पेड बाय पार्टनर, बताओ तो क्या होगा। वेरी गुड, फर्म का खर्चा है ना, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। लेकिन उसके बिहाफ में कौन दे दिया, पार्टनर दे दिया, तो अब हम लोग को पार्टनर को देना पड़ेगा, पार्टनर को मिलेगा तो उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर लिखो, बॉर्न बाय, बॉर्न बाय पार्टनर, पेड बाय फर्म। तो मान लो इन लोग की पार्टनरशिप डीड में लिखा था कि रियलाइजेशन का जो भी खर्चा होगा वो पार्टनर बेयर करेगा, लेकिन यहाँ पे पार्टनर बेयर किया, उसका खर्चा लगना था, लेकिन उसके बदले एक्चुअल में पे कौन किया है अभी, फर्म दिया है। तो फर्म दिया है तो फर्म के पॉकेट से क्या गया, पैसा गया है, तो टू कैश या बैंक होगा। लेकिन वो उसे किसको, किससे रिकवर करेगा, पार्टनर से। तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट को क्या कर लेगा, डेबिट कर लेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। पार्टनरशिप फॉर्म के लिए डेटर हो गया, बिकॉज वो तो लेगा ना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। फिर लिखो, बॉन्ड बाय पार्टनर
एंड पेड बाय पार्टनर। इसमें तो फर्म का कोई काम ही नहीं है। फर्म बोला तो हम फर्म ही लिखते हैं। एंड पेड बाय पार्टनर। पार्टनर का ही खर्चा पार्टनर को ही करना है, उससे यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है अपने को। राइट। तो कोई एंट्री नहीं होगा इसका। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का कोई एंट्री नहीं होगा यहाँ पे। ई में आओ। पार्टनर इज पेड फिक्स्ड कमीशन। पार्टनर इज पेड फिक्स्ड कमीशन रेम्यूनरेशन फिक्स्ड अमाउंट। तो यहाँ पे बेसिकली बहुत बार तुम लोग के क्वेश्चन में दे दिया रहता है कि ना, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि पार्टनर ए को क्या है, हर हम 10,000 रुपया दे दिए। ठीक है, उसको फिक्स अमाउंट दे दिए। अब रियलाइजेशन का जितना भी जैसे भी जो भी खर्चा हो रहा है वो पूरा उसको मैनेज करना है। समझ में आया? तो यहाँ पे देखो क्या है, फॉर्म का खर्चा तो है, रियलाइजेशन अकाउंट को तो अपने डेबिट करेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेरे बिहाफ में कौन पे कर रहा है उसको, पार्टनर पे कर रहा है बेसिकली। तो हम लोग क्रेडिट किसको करेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बिकॉज हम लोग वो पैसा 10,000 जो है खर्चा, वो किसको दे रहे हैं, पार्टनर को दे रहे हैं। तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, बिकॉज वो पैसा उसको क्या है, मेरे से मिल रहा है, तो उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। रियलाइजेशन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये तो वही बात हो गया ना, कि हम दे चाहे वो दे, बात तो एक ही है। हम नहीं दे के यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पार्टनर दे रहे हैं। तो अगर हम दे रहे तो टू कैश हो जाता, पार्टनर दे रहा तो टू पार्टनर्स कैपिटल, बस हम डायरेक्टली नहीं दे रहे, वो बेयर कर रहा है खर्चा को। समझा? हम लोग अलग हेड नहीं खोल सकते बाबू, पार्टनरशिप फॉर्म खत्म हो रहा है। तुम कोई भी अलग हेड नहीं खोलेगा, तुम हर चीज रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू करेगा यहाँ पे। समझा? हाँ एग्जैक्टली exactly। तो यहाँ पे अपना कमीशन रेम्यूनरेशन ये सब बोल के कुछ नहीं आएगा, सब चीज रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू होगा यहाँ पे, बिकॉज इसका ट्रीटमेंट अलग है, बिकॉज यहाँ पे तुम फॉर्म को खत्म कर रहा है इसी कारण। तो ये 8 तक हो गया अपना। अब 9 में आओ। फॉर प्रॉफिट या फिर लॉस ऑन रियलाइजेशन। अच्छा, प्रॉफिट के केस में क्या होगा जर्नल एंट्री, तुम लोग खुद बताओ। रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल है ना, पार्टनर लोगों को मिलेगा जो भी रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू प्रॉफिट आएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और लॉस का भी लिख लो तुम लोग खुद। लॉस होगा तो उन लोग को देना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। समझ आया? नंबर 10, फॉर सरप्लस या फिर डेफिशिएंसी इन कैपिटल। वही जो लास्ट में अपने किए थे, टू कैश बाई कैश वाला, होता है ना, कम पड़ गया तो उन लोगों को लेके आना पड़ेगा, ज्यादा पड़ गया तो घर ले जाएगा। राइट। तो सरप्लस के केस में क्या होगा, नहीं पूरा जर्नल एंट्री बताओ। इन लोग सर, अच्छा सॉरी, फॉर सरप्लस या डेफिशिएंसी इन कैपिटल। हाँ, बोलो मेरे को क्या होगा, अगर सरप्लस होगा तो इन लोग क्या करेगा, पार्टनर्स लोग लेके चला जाएगा घर। तो लेके जाएगा तो टू कैश है बैंक, और डेबिट किसको करेंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। और अगर डेफिशिएंसी होगा तो इन लोग को क्या करना पड़ेगा, पैसा लेके आना पड़ेगा,
तो क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट होता है, तो यहाँ पे नॉर्मल कैपिटल अकाउंट नहीं, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल बन रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ आया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 निकालो। कॉन्सेप्ट और भी है, अपने करेंगे, आज वाले क्लास में नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कितना समझ आया? चलो आओ देखे क्या बोल रहा है। The firm of X, Y, and Z was dissolved on 1st April 2020. तो एक्स वाई और जेड का जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो खत्म हो रहा है 1 अप्रैल 2020 को। वाई डिमांड्स दैट, वाई कौन है, पार्टनर है पार्टनरशिप फॉर्म का। वाई डिमांड्स दैट हिज लोन ऑफ ₹25,000 बी पेड। तो देखो ये 25,000 वाला जो लोन है वाई का, ये कौन सा लोन हो गया, पार्टनर्स लोन हो गया। तो वाई बोल रहा है, वाई डिमांड कर रहा है कि उसका जो 25,000 का लोन है बी पेड बिफोर पेमेंट ऑफ कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स। तो बोल रहे हैं आप लोग पहले मेरा लोन दो, फिर बाद में कैपिटल का जो भी पैसा वैसा है वो देते रहना। बट एक्स एंड जेड डिमांड्स दैट कैपिटल बी पेड बिफोर द पेमेंट ऑफ लोन बाय वाई। लेकिन यहाँ पे एक्स और जेड बोल रहा है कि नहीं, पहले कैपिटल का पैसा दो फिर लोन का पैसा देना। तो बोल रहा है हु इज करेक्ट एंड वाई। तो अपने देखे थे अकाउंटिंग, है ना, सीक्वेंस देखे थे। सबसे पहले क्या था अपना, रियलाइजेशन एक्सपेंस, फिर अदर लाइबिलिटीज सिक्योर्ड, फिर अदर लाइबिलिटीज अनसिक्योर्ड, फिर पार्टनर्स लोन, फिर पार्टनर्स कैपिटल। तो पहले पार्टनर का लोन दिया जाएगा, उसके बाद पार्टनर लोगों को कैपिटल मिलेगा अपना, राइट। तो यहाँ पे कौन करेक्ट है, एक्स और जेड की वाई? यहाँ वाई करेक्ट है। तो चलो लिख लो, वाई इज करेक्ट बिकॉज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48 ऑफ, हाँ, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, लोन बाय पार्टनर, loan by partner is paid before payment of partner's capital। समझ आया वाला? सोल्यूशन नंबर 2 में आओ। देखो क्या बोल रहे हैं, ऑल द पार्टनर्स डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2020। Why a partner demands that his loan of ₹80,000 be paid before payment of loan by Mrs. X of ₹20,000. But X, another partner, demands that loan by Mrs. X should be paid before repayment of loan by Y. Who is correct and why? वेरी गुड। मिसेज एक्स कौन है, आउटसाइडर है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म जो वाई से लोन लिया है वो तो क्या है, अंदर का है, वो तो पार्टनर है। लेकिन अपना सीक्वेंस में क्या बोल रहा है, पहले आउटसाइड लाइबिलिटीज को अपने को पे करना पड़ेगा। तो फर्म जो मिसेज एक्स से 20,000 रुपया लिया है वो तो अपने को पहले देना पड़ेगा टेक्निकली देखा जाए तो, फिर बाद में वाई का पेमेंट दिया जाएगा उसको। तो चलो लिख लो, तो यहाँ पे कौन करेक्ट है बताओ, एक्स करेक्ट है, राइट। तो लिख लो, एक्स इज करेक्ट। क्या तुम लोग पूरा स्टेटमेंट लिख लेगा? तो तुम लोग को लिखना पड़ेगा कि आउटसाइड लाइबिलिटीज आर पेड फर्स्ट बिफोर पेमेंट ऑफ लोन बाय पार्टनर। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग को, बिकॉज आउटसाइड लाइबिलिटीज ब्रैकेट में लिख देते हैं मिसेज एक्स आर पेड बिफोर पेमेंट ऑफ लोन, पेमेंट ऑफ लोन बाय पार्टनर। समझ आया?
सोल्यूशन नंबर 3 में आओ। A and B are partners in a firm, sharing profits in the ratio of 3:2. तो दो पार्टनर है, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपने को बता दिया 3:2. मिसेज ए हैज गिवन अ लोन ऑफ ₹20,000 टू द फर्म. तो मिसेज ए है जो कि 20,000 रुपया फर्म को लोन दी है. एंड द फर्म हैज ऑल्सो टेकन अ लोन ऑफ ₹10,000 फ्रॉम बी. तो पार्टनर से भी लोन ले रखा है फर्म 10,000 का. द फर्म वॉज डिसॉल्व, फर्म का डिसोल्यूशन हो गया. एंड इट्स असेट्स वर रियलाइज फॉर ₹25,000. तो असेट्स को रियलाइज करना मतलब क्या, असेट्स को बेच के कितना मिला, 25,000 रुपया मिल गया. अब उससे क्या करेगा, असेट्स को बेच के जो रुपया मिला है उससे वो अपना लाइबिलिटीज को सेट ऑफ करेगा, अपने लाइबिलिटीज को चुकाएगा. स्टेट द ऑर्डर ऑफ पेमेंट ऑफ मिसेज एज लोन एंड बीज लोन विद रीजन. तो अपने को बताना है कि किस किस हिसाब, किसको पहला पैसे मैंने, किसको पहले पैसा मिलेगा और कितना रुपया मिलेगा. इफ देयर वर नो अदर क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म, और बोलो और कोई दूसरा क्रेडिटर नहीं है, बस यही दोनों है. तो बताओ मेरे को इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2. फॉर ये असेट्स को बेच के 25,000 रुपया मिला, किसको पहले पैसा दिया जाएगा, मिसेज मिसेज ए. ये तो आउटसाइड हो गई ना, मिसेज ए है, आउटसाइड को पहले दिया जाएगा. तो भी 25,000 में से 20,000 उसको दे देंगे, फिर कितना बचा, 5,000 बचा. तो जो पार्टनर भी है उसको कितना दिया जाएगा, 5,000 ही दिया जाएगा, क्योंकि और है ही नहीं तो उसको और दिया ही नहीं जाएगा. राइट. तो इसका क्या आंसर लिखवा दे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, वो सब लिख लेना. मिसेज एज लोन, एज लोन कितना रुपए का है, ऑफ ₹20,000 बीइंग आउटसाइड पार्टीज डेट. डेट मतलब उधार. आउटसाइड पार्टीज डेट will be paid, will be paid before repayment of, before repayment of B's loan. B will be paid, B will be paid up to the, up to the available, up to the available cash. अवेलेबल कैश कितना है, 5,000. तो 5,000 जो अवेलेबल कैश है उसको 20,000 देने के बाद वो इसको मिल जाएगा. समझ आया. नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे अपने आगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे थोड़ा, फिर सम्स करेंगे. तो आज का क्लास अपने यही एंड करते हैं.